जो की थी, मेजरमेंट्स किए थे, ऐसा किया था कि नहीं ब्रिटिशर्स ने, और उसके लिए कई आर्काइव्स बनाए गए, बड़े बड़े जहाँ पे रखा गया, नेशनल आर्काइव बनाया गया, कॉलोनियल रूल के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ठाक किया। अब हम देखेंगे कि ये भी देखा कि वाई डिड ब्रिटिश प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स, ये क्यों डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करते थे, जिससे कि उसको रिफर किया जा सके, उसकी जीरोक्स ली जा सके, उसको किसी फैक्ट के तौर पर पेश किया जा सके, इसीलिए तो प्रिजर्व करते थे। हर चीज़ का मेजरमेंट लेते थे, मैप बनाते थे। हाउ द जो भी फैक्ट्स हैं न्यूज़पेपर पे रिलाई किया जाना चाहिए कि पुलिस रिपोर्ट में, तो पुलिस रिपोर्ट ज़्यादा फैक्चुअल होती हैं, उसमें फैक्ट होता है, तो दैट इज़ टू बी मोर रिलाइड अपॉन, ये भी हमने देखा। और ये भी हमने देखा कि जेम्स मिल ने जो ईरा है इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा था। तो सबसे पहले इन्होंने कैसे बांटा था, कौन कौन सा रूल था, उन्होंने हिंदू एरा, हाँ, मुस्लिम एरा और ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश ईरा ऐसे करके बांटा था। हाँ। तो वो भी ठीक नहीं था, क्योंकि रूलर के हिसाब से उन्होंने बांट दिया, बट पब्लिक तो अलग अलग बिलीफ को फॉलो करती है, सोसाइटी तो अलग तरीके से होती है। ये सारे 3 क्वेश्चन हमने देखे थे। अब अगला चैप्टर है दैट इज ट्रेड टू टेरिटरी। आए थे ये व्यापार करने, लेकिन फिर धीरे धीरे इन्होंने टेरिटरी को कब्जा करना शुरू कर दिया। शुरू में जो हमारे यहाँ लोग आए थे वो कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये तो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है, इसके अलावा ये ब्रिटिशर्स थे, और ब्रिटिशर्स ने ये गल्फ कंट्रीज है, ये इंडिया है, तो ये जापान हो गया, यहाँ से ये चले, यहाँ चलते हुए यहाँ से होते हुए सबसे पहले तो केप टाउन में उतरे थे साउथ अफ्रीका में। हाँ। उन्होंने सोचा था यही भारत है, हाँ। लेकिन फिर यहाँ से आए, फिर उन्हें पता चला ये इंडिया नहीं, फिर ये यहाँ आए, और इंडिया के किस पार्ट में उतरे, ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न। और इस वजह से चूंकि इनको ईस्ट इंडिया में व्यापार करने की अनुमति प्रिंसेस विक्टोरिया, जो यहाँ की क्वीन विक्टोरिया थी, उन्होंने दी, तो इस वजह से इस कंपनी का नाम पड़ गया ईस्ट इंडिया कंपनी। वहाँ की 20 कंपनी थी ब्रिटिश की कंपनी, वो चाहती थी हमको व्यापार करने का मौका दो, हमको व्यापार करने का मौका दो, लेकिन एक जो कंपनी थी उस कंपनी का क्या नाम था बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया कंपनी। वहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ थी, 20 कंपनीज थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब सोने का भरा खजाना खोल दिया विक्टोरिया के सामने, तो वो ललचा गई, वो बोली तुम्हें को व्यापार करने के लिए समझ आया, उसने रिश्वत दे दी। तो इट इज़ द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैज़ गॉट सोल अथॉरिटी टू ट्रेड विद इंडिया। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। अब जरा आगे की बात है, उस समय ये चीज जो थी ये क्या था बताइए, इंग्लैंड। वैसे तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कितना जो हिस्सा है वो यूरोप है, और दिस इज द माउंटेन जो इसको अलग करता है। अब ये देखिए, ये एशिया, ये यूरोप है, इस समय ये फ्रांस है, फ्रांस। इसके अलावा यहाँ पर देखिए और भी चीज़ है, ये इतना हिस्सा स्पेन है, स्पेन का मतलब पोर्तुगीज। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो नीदरलैंड है, नीदरलैंड के नीचे देखोगे तो जर्मनी। जर्मन के लोग भी इस पूरी एरिया में, ठीक है, दीज आर द डिफरेंट कंट्रीज, सब चाहते थे कि भारत में अपनी कॉलोनी बनाए, सब चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये बहुत डेवलप्ड थे। ये क्यों डेवलप्ड थे बताइए? क्योंकि उस समय थॉमस एल्वा एडिसन ने वहाँ पर स्टीम इंजन का आविष्कार कर लिया था। उस समय इसने क्या किया था बोलो? स्टीम इंजन और स्पिनिंग जेनी का भी आविष्कार कर लिया था। स्पिनिंग जेनी से क्या होता है, एक साथ 1000 थ्रेड बनाए जा सकते, और जो चरखा है उससे तो एक एक धागा निकलेगा, और स्पिनिंग जेनी से कितने निकल जाएंगे। अब जिस समय समझो 1000 थ्रेड बनाए जा सकते हैं, तो कॉटन इंडस्ट्री कितनी आगे निकल जाएगी। अब इनको चाहिए था कच्चा माल, इनको चाहिए थी रुई, कॉटन।
कॉटन कहाँ से मिलेगा? तो कॉटन तो अब इनको कहीं ना कहीं यहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए या यहाँ से चाहिए। इन्होंने यहाँ भी कॉलोनी बनाई, यहाँ भी कॉलोनी बनाई। इन सभी जगहों पर स्पिनिंग जेनी पहुँच चुकी थी क्योंकि ये आसपास थे, सबके पास स्पिनिंग जेनी आ गई थी और सबने ट्रेन बनाना शुरू कर दिया। भाई स्टीम इंजन से तो ट्रेन बनी सकती है, बस इनको बस माल मिल जाए। ये चाहते थे कि इनको 2 रुपए का कॉटन मिले और ये 200 की शर्ट बना के बाजार बेच दें, 198 रुपये का मुनाफा। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया? दे वॉन्ट रॉ मटेरियल। किसके लिए रॉ मटेरियल? फॉर फैब्रिक्स। फैब्रिक्स बनाने के लिए इनको रॉ मटेरियल चाहिए था। इन्होंने सुन रखा था कि सबसे अच्छा जूट के बैग तुमने देखे होंगे ना, और कॉटन भारत का। तो इसलिए ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ ने, इनके पहले एलिजाबेथ थी, विक्टोरिया के पहले कौन थी? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के समय का इन्होंने सबसे पहले अमेरिको को भेजा। उन्होंने कहा हमें पता नहीं है इंडिया कहाँ है, लेकिन इंडिया इज ए वेरी प्रॉस्परस कंट्री, जाओ और पता लगाओ कि इंडिया का सी रूट क्या है। क्या पता लगाओ? सी रूट क्या है। सबसे पहले किसको भेजा? अमेरिको को। तो अमेरिको को भेजा, तो अमेरिको सीधा चलता गया। उसके साथ बहुत बड़े बड़े 4 नेवी अफसर और 4 शिप भी भेजे गए और 100 नेवी के जवान भी भेजे गए, जाओ इनकी मदद कर। तो वो एक नेविगेटर था, पानी में रास्ता निकालने वाला। वो यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच गया, बोला यही इंडिया है। जब उसने रिपोर्ट किया क्योंकि अच्छा दिखने में इंडिया कैसे लगता है, क्वीन एलिजाबेथ ने पूछा, बोला कुछ खास नहीं लगता, वहाँ तो सब ऐसे ही आदिवासी लोग रहते हैं। फिर इन्होंने भेजा कोलंबस को, कोलंबस जाओ जरा, कह रहा आदिवासी रहते हैं और पता लगाओ। कोलंबस भी यहीं पहुँच गया। बोला अरे वो इंडिया है ही नहीं, ये पता लगाया है, ये एक दूसरा कंटिनेंट है और उसका नाम इसी के नाम पे रख दिया, अमेरिका। इसी के नाम पे रख दिया। उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने? अमेरिका रख दिया। ये अमेरिका हो गया। अब ये भी लौट आया, ये इस यहाँ पर गया तो यहाँ पर ये क्या होता है कि दैट इज बर्मुडा ट्रायंगल है। डर गया बुरी तरीके से, ये लौट आया, उन्हें जाना नहीं, बहुत ऊंची ले रहे, उसके शिप से भी कई गुना ऊंची। यहाँ पर बर्मुडा ट्रायंगल है, सब जहाज खत्म हो जाते हैं। आगे बढ़ा था लेकिन हिम्मत नहीं की, लौट आया। तीसरा फिर से एक नेविगेटर भेजा, उसका क्या नाम था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा चला, वो यहाँ जाकर के इधर नहीं गया, इधर चला गया और इधर जाके वो कहाँ पहुँचा? सबसे पहले केप टाउन। कहाँ पहुँचा बोलो? केप टाउन। केप टाउन गया तो ये केप टाउन, तो उसने पता लगाया, पहले सोचा यही इंडिया है, बट उसे लगा नहीं ये इंडिया नहीं, इंडिया तो बहुत प्रॉस्परस है, उसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। फिर उसने अपनी वॉयज और आगे शुरू की, और अपनी वॉयज शुरू की तो वो सबसे पहले यहाँ नहीं आया। यहाँ के लोग सबसे पहले कालीकट में उतरे। कहाँ उतरे? जो कि केरल में है। कहाँ उतरे बताइए? कालीकट। और इससे पता चलता है वास्को डिगामा ने कहा, जब वहाँ उसने देखा, वैभव देखा, और वहाँ पर आपने देखा कि जो क्लास 8 में पढ़ा कि ना, वो कौन सा राजा था, बड़ा विस्तार था, वहाँ बहुत बड़ा महल था, श्रीरंगापट्टनम, और ऐसे 8 में आपने पढ़ा है। तो उसने बोला यही इंडिया, ये तो दुनिया से बिल्कुल अलग है, और उसने आके बता दिया। इसलिए ये बोला जाता है कि भारत की डिस्कवरी किसने की? वास्को डिगामा ने, सी रूट। समझ में आ गई बात कि नहीं? ये बात हो गई। अब जरा देखिए, इसके बाद जब ये पता चल गया कि इंडिया का है, तो वहाँ की एक ट्रेड कंपनी थी, 20 ट्रेड कंपनी कहेंगी कि हम जाएंगे, लेकिन जिसने खजाना खोला, इसके सामने, एलिजाबेथ के सामने बक्से खोल के रख दिए सोने चांदी के कि हमें ट्रेड कर दो, हम जाना चाहते हैं। फिर वही कॉटन ला पाएगा, एक कोई देना था एलिजाबेथ को। इससे पहले कौन था बोलो? विक्टोरिया से पहले कौन थी वहाँ पे? एलिजाबेथ अपने पिता की 18वीं संतान थी, 18वीं बेटी, समझ लीजिए। हाँ, 18वीं संतान। तो वो कितने बूढ़े होंगे? तो एलिजाबेथ ने बोल दिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले यहाँ उस समय जहांगीर का शासन था। किसका था? जहांगीर की बेटी बीमार थी, तो इनके साथ बहुत अच्छे
चिकित्सक आए थे, होम्योपैथ चिकित्सक थे, ठीक है, सर्जन थे, उन्होंने उसकी बेटी को ठीक कर दिया। वो बीमार थी, वो जिंदा नहीं रहना पा रही थी, तो उसको ठीक कर दिया। उन्होंने बोला आप क्या चाहते हैं, इस कंपनी से पूछा। उन्होंने कहा कि हम बस आपका ट्रेड करना चाहते हैं, हमारे ऊपर टैक्स ना लगाया जाए, बस हम जहाँ जहाँ से ट्रेड करें। जहांगीर ने उनसे बोला ठीक है, जहाँ जहाँ भी मेरी टेरिटरी है तुम ट्रेड करो, तुमसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो सबसे पहले की जो हमारी कहानी है वो यहाँ दैट इज कंपनी, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उस कंपनी का क्या नाम है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। दूसरी चीज क्या है कि कैसे कंपनी ने धीरे धीरे ट्रेड बढ़ाया, और ट्रेड के बढ़ने पर क्या हुआ, अल्टीमेटली उसने टेरिटरी भी बढ़ाया। ये देखो पहला चित्र क्या बताता है, दैट इज यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, बहादुर शाह जफर एंड हिज सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन। ये चीज बताई जा रही है, ये देखो बहादुर शाह। कहने का मतलब है यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना बहादुर शाह जफर, इसका क्या मतलब है, उस समय मुगल ईरा था, तो मुगल ईरा में कौन कौन आया बताइए, बाबर, हुमायूं, फिर बाबर, हुमायूं, दैट इज, अब देखो now next is अकबर, फिर उसके बाद कौन आया, अकबर, फिर जहांगीर। इसी जहांगीर की बात हो रही है, इसका नाम सलीम भी है। जहांगीर की जो बात कर रहा हूँ उसी का शासन का इंडिया, ठीक है, जहांगीर। फिर इसके बाद कौन आया, शाहजहां। फिर कौन आया, औरंगजेब के पिताजी, औरंगजेब। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे राजा आए, जैसे शाह आलम, मोहम्मद शाह रंगीला, वो शराबी भी आता था। और फिर कौन आया, बहादुर शाह जफर। ये मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी 1520 में 26 में सब शुरू हुई, और कब तक चलती रही, जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1857 का हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस का फ्रीडम फाइटिंग हुई थी कि नहीं, उसी समय बहादुर शाह जफर को पकड़ा गया और दिल्ली के लाल किले से पकड़कर रंगून भेज दिया गया। रंगून जानते हो क्या होता है, कहाँ, म्यांमार, बर्मा। म्यांमार का दूसरा नाम क्या है, बर्मा, नहीं रंगून पहले कहते थे, म्यांमार। तो यहाँ से बहादुर शाह जफर को दिल्ली से उठा के कहाँ भेज दिया गया, बोलो बात समझ आ गई। हाँ। क्योंकि ये माना गया कि जो बहादुर शाह जफर है वो फर्स्ट फ्रीडम फाइट में मंगल पांडे के साथ मिला हुआ था उन लोगों के साथ, और उसने मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ वो किया। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। और उसी बहादुर शाह जफर का देखो यह दिखाया गया है कि इसको और इसके बेटों के साथ कहाँ भेज दिया गया, बोलो, म्यांमार, जिसका पुराना नाम क्या है, बर्मा, और इसकी कैपिटल क्या है, रंगून। सही। अब आगे कि 4 साल बाद वहां रंगून में इसकी मौत हो गई, फिर फॉलोड बाय इसकी वाइफ की भी मौत हो गई। अब देखिए कि औरंगजेब अपने मुगल डायनेस्टी का उस समय सबसे पावरफुल किंग था। जहांगीर ने क्या किया था बताओ, ही हैज मेड ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड फ्री। उसने क्या किया होगा बोलो, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने इसकी बेटी को ठीक किया, सो इसने क्या किया, मेड, ठीक है, ट्रेड फ्री। किसके लिए ट्रेड फ्री, फॉर ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी,
ईस्ट इंडिया कंपनी जितना चाहे यहाँ से कॉटन ले जाए, हम उससे कोई टैक्स नहीं लेंगे, ले जाओ ऐसा करो। लेकिन आगे बताओ, इससे ज्यादा शक्तिशाली शासक कौन आने वाला था? इससे ये भी शक्तिशाली था, और उससे ज्यादा शक्तिशाली कौन था? औरंगजेब ने लगभग पूरे भारत में, यहाँ तक मराठा को नहीं जीत पाया था, लेकिन बाकी टीपू सुल्तान सबको हरा दिया था, सब पे कब्जा कर लिया था। ऐसी स्थिति थी। लेकिन फिर भी उसने कहा कि भाई हमारे ग्रैंडफादर यानी हमारी दादी को किसने ठीक किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो चलो इसको हम ट्रेड फ्री रखेंगे। हमारी दादी की जान बचाई थी, इसलिए हम इसको, औरंगजेब ने क्या सोचा, ठीक है चलो इसको ट्रेड फ्री, जबकि शक्तिशाली बहुत था। सही है। अगली कहानी देखो, यहाँ तक तो तुमको पता चल गया कि मुगल गवर्नर्स बहुत सारे हुए, जमींदार आए, ये सारी चीजें हो गई। अब अगला चित्र देखो, इसमें तुम क्या देखते हो? इस डायग्राम में देखो पलट के, ये वाले में, इसमें तुमने देखा कि कैसा ट्रेड रूट था। जरा चेक करो, यहाँ से चले, कुछ लोग पहले केप टाउन पहुंचे, जैसे केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, इसका केप टाउन नाम है, नहीं बता रहा हूँ, यही केप टाउन है। अभी इसका नाम क्या है? केप टाउन। फिर यहाँ से कहाँ पहुँच गए बोलो? ये सबसे पहले बॉम्बे पहुँचे, कुछ यहाँ से मद्रास पहुँचे, और फिर कुछ यहाँ से कलकत्ता पहुँचे। यहीं से इन्होंने एक नया रूप डेवलप किया, जो वहाँ से कहाँ पहुँच गए बताइए? कैंटोन यानी चाइना पहुँच गए। चाइना का रूट भी देखो, कहाँ पहुँच गए बताइए? चाइना पहुँच गया कि नहीं? तो इस तरीके से इन्होंने सी रूट डेवलप किया। क्या लिखा है? रूट्स ऑफ इंडिया इन 18th सेंचुरी। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे आई? जरा देखिए नाउ, इस चीज को अब हम नोट करें कि दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। सो इन 1600 क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले एक अथॉरिटी मिली, इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर फ्रॉम रूलर ऑफ इंग्लैंड। इनको क्या मिला? ऑथराइज्ड। किसके लिए ऑथराइज्ड हो गई? टू डू ट्रेड इन इंडिया। इनको किसने ऑथराइज किया बोलो? उनने लिखा है इंडिया, और ये अथॉरिटी दी क्वीन एलिजाबेथ I ने, बाय क्वीन एलिजाबेथ ने इनको अथॉरिटी दे दी, जाओ तुम रूल करो। ओके, अब जरा देखो, अब ये नए नए रूट्स देखने लगी। सो ईस्ट इंडिया कंपनी came to India by sea route। और क्या किया इसने? came to India by sea route। sea route से आई। ओके, किसने ज्वाइन किया है? सर मैं प्रियांश। हाँ प्रियांश। ओके, तो सबसे पहले जो शुरू का है वो थोड़ा सा देख लेना प्रियांश। ओके, तो ये सी रूट से ईस्ट इंडिया कंपनी अमेरिका से, यहाँ से ब्रिटिश से चल कर आई, यहाँ पर आ गई इंडिया में। आगे देखिए। ओके, द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लैंड ट्रेडिंग कंपनीज। कंपनी को दूसरों के साथ कंपटीशन का डर क्यों नहीं था? ये पता नहीं कौन आ गया, क्या? इसको मैं नहीं जानता। कोई बात नहीं। कंपनी को बताओ डर क्यों नहीं था? कंपनी वॉज नॉट फियरिंग एनी कंपटीशन। क्यों डर नहीं था बताओ? क्योंकि Because they have power. दे हैव सोल अथॉरिटी।
क्योंकि और किसी को वहाँ से इसके लिए लाइसेंस ही नहीं दिया गया था, दूसरा कोई आ ही नहीं सकता था, सिर्फ लाइसेंस इसको मिला था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो लिखा है ना बुक में कि दे डू नॉट फियर फॉर एनी कंपटीशन फॉर द मर्केंटाइल, कोई फियर ही नहीं था अदर कंपनी, क्योंकि उसको अकेला मिल गया। नाउ फ्रॉम इंडिया दे गॉट चीप कॉटन, 2 रुपए का कॉटन लेते थे, 200 रुपए की शर्ट बनाते थे, बोलो कितना फायदा है। 198 rupees. From India they get cheap cotton, और इस वजह से कॉटन किसके लिए इस्तेमाल होता है, they were trading mercantile। mercantile का क्या मतलब होता है बोलो, मर्केंटाइल का मतलब ही होता है कपड़ा। शुरू में लोग कपड़े के लिए इधर उधर जाया करते थे, अनाज तो सब जगह था, और उन्हीं के नाम पे उन व्यापारियों का नाम मर्चेंट पड़ गया। वैसे मर्चेंट हम लोग अब सभी के लिए बोलते हैं, लेकिन मर्केंटाइल का मतलब कपड़ा होता है। ओके, तो वो मर्केंटाइल का ट्रेड किया करते थे। अब जरा देखें, सबसे पहले वो अफ्रीका पहुंचे, केप ऑफ गुड होप, और फिर उसके बाद वास्को डिगामा, ए पोर्टुगीज एक्सप्लोरर। जो वास्को डिगामा आया वो कहाँ का था बताइए, स्पेन के लोग पुर्तगाली होते हैं, पोर्टुगीज एक्सप्लोरर। तो ये वास्को डिगामा पोर्टुगीज एक्सप्लोरर केम टू केप ऑफ गुड होप, और फिर उसके बाद कहाँ चला गया, इंडिया आ गया, केप ऑफ गुड होप, ये साउथ अफ्रीका है, और फिर वहां से इंडिया। तो ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद ये तो यहाँ पर आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, देखो इन 1498 भारत की सी रूट की खोज हो चुकी थी। 1498 पोर्टुगीज एक्सप्लोरर वास्को डिगामा डिस्कवर्ड। 6 महीने लगते थे आने में। वास्को डिगामा ने क्या किया, ठीक है, एक्सप्लोर्ड ना समझ में आए तो डिस्कवर्ड। सी रूट, कहां से कहां तक का सी रूट तेजस बोलो, फ्रॉम बोला करो, इंग्लैंड से इंडिया का, हाँ, यूरोप से उसने इंडिया को खोज लिया। उसके बाद डच भी आए, और उसके बाद और लोग भी आए, जर्मन भी आए, सब आने लगे। अब जरा देखिए कि ये लोग क्या करते थे बताइए, यहाँ पर इंडिया में कौन कौन आता था सामान लेने बताइए। इंग्लैंड के लोग भी आते थे, और कौन आता था, स्पेन के लोग भी आते थे, फ्रांस के लोग भी आते थे, इंग्लैंड के लोग भी आते थे, और ये नीदरलैंड के डच, जर्मनी के भी लोग आते हैं, वहाँ के लोग भी आते थे, सब यहाँ से कपड़ा लेने आते थे। इंग्लैंड में तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन तुम दूसरे देश को रोक लोगे क्या। और वो लोग क्या करते थे, एक दूसरे के कॉटन के जहाज को समुद्र में ही डुबा देते थे, ले ही नहीं जा पाते थे। यहाँ आते थे, देखते थे अरे डच का जहाज है, गोली मारो डुबा दो, हम लेके जाएंगे, ये करते थे, आपस में समुद्र में लड़ते थे। तो जिसका जहाज बचता था वो जाता था कपड़ा लेने, बाकी कोई नहीं ले पाता। सिर्फ यही नहीं, उस समय भारत में इंडिगो का भी प्लांटेशन होता था, नील की खेती। कपड़े को कलर भी करना होता था, अलग अलग कलर के कपड़े पहनेंगे, तो इस इंडिगो भी इंडिया से पहुंचता। अब देखिए कि नाउ इन इंडिया कौन कौन आता था बताइए। इन इंडिया ब्रिटिशर्स होते थे, डच, और कौन होते थे, नीदरलैंड के होते थे, पोर्टुगीज होते थे, एंड फ्रेंच ट्रेडर्स भी आते थे। दे ऑफन हैड बैटल्स, उनमें आपस में क्या हो जाते थे, युद्ध हो जाते, हम ले जाएंगे आप। अब देखिए नाउ
ये लास्ट लाइन लिखी है कि वो आपस में एक दूसरे के रूट ब्लॉक कर देते थे, उनको गिरा देते थे। लास्ट 2 लाइन पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। वो क्या करते थे बताइए? राइवलशिप्स थे, रूट ब्लॉक कर देते थे, और कई बार क्या करते थे? उसको डैमेज कर देते थे, आर्म्स रखते थे, ये सब काम करते थे। नाउ इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू ट्रेड इन बंगाल। जब 1651 में इन्होंने क्या किया? देखिए, ट्रेड इन बंगाल, उन्होंने ट्रेड शुरू कर दिया बंगाल में। इंग्लिश फैक्ट्री सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ 1651। 1651 में इन्होंने बंगाल में फोर्टिफिकेशन किया। फोर्टिफिकेशन समझते हो? किला बनाना। किला बनाना कि हम हाँ। अपना सामान किले में रखेंगे, कोई सामान हमारा डैमेज नहीं कर पाएगा, करना लूट पाएगा। सबसे पहला किला बनाया, और उसमें उन्होंने हथियार भी रख लिए, जबकि एक व्यापारी को हथियार रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया? हथियार रख लिया। राइवल्स थे, इसकी वजह से किया इन्होंने। तो हुगली नदी कहाँ पर है लवलेश? बताओ। इंडिया कंपनी के पास कलकत्ता में है। कलकत्ता में। कलकत्ता की लोकेशन तो इंडिया में जानते हो ना? हाँ। तो इन्होंने क्या किया? हाँ ठीक है, इन 1651 में क्या किया गया बताइए? कि दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन ए वेयर हाउस। और उस वेयर हाउस क्या होता है? गोदाम। हाँ, गोदाम खोल लिया। एंड ऑल्सो फोर्टिफाइड इट। फोर्टिफिकेशन क्या होता है? किलेबंदी, किला बनाना, फोर्टिफाई कर लिया। क्या तुमको ये नीचे के चित्र में दिख रहा है कि उसने अपना फोर्ट हुगली नदी के किनारे बना लिया है? बस इसको म्यूट करो बेटा, तुम्हारे किसका वीडियो है? म्यूट करो। चलो, ये देखो फोर्ट्स बनाए, ओके, शिप्स। ये तो मद्रास से बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हुगली नदी के किनारे भी क्या गया? ये दिखाओ, ये मद्रास का दिखाया गया, लेकिन ऐसा हुगली में भी किया। अब देखिए, नाउ कंपनी persuaded merchants and traders to settle near the factory, building a fort around the settlement। उसने ये सब काम किया, और उसने और क्या किया? मुगल एम्परर औरंगजेब से एक फरमान निकलवा लिया। वैसे जहांगीर ने इनको दिया था ट्रेड फ्री, लेकिन रूलर बदल जाते हैं तो वो नया फरमान चाहिए होगा ना। अभी हमने देखा कि जहांगीर के बाद फिर और भी शाहजहां आए, तो औरंगजेब ने इनको एक नया फरमान दे दिया, ठीक है तुम ट्रेड फ्री रहोगे, तुमने हमारी दादी को बचाया था। तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब इशूड फरमान, ऑर्डर इशू कर दिया। क्या फरमान इशू किया? ठीक है, फॉर ट्रेड फ्री, फरमान टू ग्रांट ट्रेड ड्यूटी फ्री। जो उनका ट्रेड था वो कैसे कर दिया? उस पर ड्यूटी रिमूव कर दी। नहीं तो ड्यूटी देनी पड़ती, यानी टैक्स। ड्यूटी फ्री का क्या मतलब है? टैक्स, टैक्स फ्री करें। अब देखो अगले पेज पे आओ। अच्छा, उस समय भारत में क्या था बताओ? नवाब मुर्शिद अली खान था। फिर उसने विरोध क्यों नहीं किया? नवाब, बच्चे कहाँ दिखाई पड़ेंगे? यहाँ से नीचे से और नीचे। बताओ, इसमें किसी का म्यूट नहीं है, पता चल रहा है? म्यूट तो है, तो फिर कहाँ से है? म्यूट तो है। चलो सही है। अब जरा देखो, उस समय जो ये लोग थे इनके सूबेदार होते थे। औरंगजेब तुमको लगता है यार उसकी क्या पूरे भारत में खुद राज करता होगा कि वो अपने
लोगों को बैठाता हूँ, जागीरदार सूबेदार ऐसे उसने क्या किया, कहते हैं सामंतों को बैठा दिया। लोगों को बैठाता हूँ। तो अब जरा देखो, इंडिया में उस समय उसने नवाब अली वर्दी खां को बैठाया था। कहाँ बैठाया था? इधर पर, यहाँ पर। तो ये ट्रेड रूट है, उस समय बांग्लादेश भारत में था। और यहाँ कौन था बोलो? नवाब। औरंगजेब दिल्ली में बैठा था। हाँ। तो यहाँ पर तो मुगल एम्परर औरंगजेब था। अच्छा, यहाँ पर कौन था? नवाब अली वर्दी खान। जरा समझो, औरंगजेब ये बोलकर इसने उसको बैठाया था कि हम तुम्हें यहाँ पर क्या बना रहे हैं बोलो? क्या? सामंत। सामंत। सामंत बना दिया, लेकिन तुम हमारे पास, तुम पूरे बंगाल को तुम ही देखोगे, तुम एक सामंत हो। सही है ना? अब तुम अगर ये चीज हो गई, अगर हम यहाँ से इसको म्यूट कर दें तो हमारी आवाज जाएगी, उसकी नहीं आएगी, ऐसा है ना? नहीं जैसे बता रहे। है? आप एडमिन है ना? तो आप कैसे admin म्यूट कर सकते हैं? मुझे पता नहीं है। शायद म्यूट करते देखो। नहीं, अगर हमने यहाँ से म्यूट करें तो क्या पूरा म्यूट हो जाएगा? नहीं तो अपनी आवाज है। मुझे लगता है अपनी जाएगी, उनकी नहीं आएगी ना। आवाज यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, इसने, औरंगजेब मुगल एम्परर था, इसने बोला तुम्हें बना रहे हैं, लेकिन हर महीने एक बैलगाड़ी सोना आना चाहिए दिल्ली में झमाझम। तुम हर महीने इतना भेजोगे? अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से ट्रेड करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और अली वर्दी खां को कुछ नहीं देगी तो क्या होगा? टैक्स ही नहीं देगी। तो अली वर्दी खां क्या यहाँ सोना भेज पाएगा? भाई लोगों से टैक्स लेगा तब तो भेजेगा। और ये सबका टैक्स ही माफ करे दे रहा है, वहाँ देख लो सारा टैक्स हटा दिया। भाई उसने वहाँ पे क्या कर दिया, देखो फरमान जारी कर दिया, तुम्हें टैक्स फ्री है। तो अब फरमान जब जारी कर दोगे किसी को भी तुम्हें टैक्स नहीं देना है, तो अली वर्दी खान तुम्हें पैसा दे पाएगा क्या? तुम्हारा सामान। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया कि मुर्शिद कुली खान, ये लास्ट लाइन पढ़ो, कि मुर्शिद कुली खान ने क्यों नहीं विरोध किया? अली वर्दी खान का नाम हटा के क्या लिख लो? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान को तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना, उसको पैसा मिले तभी तो उसको फायदा है, खुद भी खाए दूसरों को भी खिलाए। आगे की अगले पेज पे आओ। That is how trade led to battles। जब भारत में, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई ना कि इसकी वजह से कैसे भारत में झगड़ा हुआ ट्रेड की वजह से। अच्छा, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ किलेबंदी कर ली थी, इसने एक और काम किया था परवेश। इसने क्या किया कि बोला, ये किला इसने बना लिया। हाँ। और किला बनाने के बाद इसने क्या किया, बोला जो आसपास के ट्रेडर्स थे, बोला हम फ्री में सामान लेंगे, हम तुमको फ्री में दे देंगे। सारे व्यापारियों को इसने ब्रिटिशर्स के नाम पे फ्री में देना शुरू कर दिया। एक होता है कि तुम खुद लो और तुमको लाइसेंस मिला है, तुम सब दुकान से सामान उठाओ और लोगों को फ्री बांटो, बोला उसके बदले पैसे दो। खुद कमाने लग गए, तुमको मिला ना ब्रिटेन ले जाने के लिए। तो ये अपने बिहार पे, अपने नाम पे क्या करती थी, पूरे बंगाल का सारा कपड़ा, बंगाल का मतलब है बांग्लादेश, आज भी बांग्लादेश नंबर 1 पे कॉटन, इंडिया नहीं है नंबर 1 पे, इंडिया 2 पे। नंबर 1 पे कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश यही तो है। बांग्लादेश पहले अपना ही था, बाद में वो अलग तो चला मतलब उस समय की कहानी जब अपना था, हाँ। तो इसने क्या किया, यहाँ के लोकल व्यापारियों से कह दिया तुम भी टैक्स मत दो, हाँ। हमको तो लाइसेंस मिला है, हमसे ले लो ना, हमको इतना पैसा दे दो। हाँ। अब उस पैसे से क्या करने लगा बताओ, जो व्यापारियों से पैसा मिलता था उसने हथियार खरीदने शुरू कर दिए, अपने किले की किलाबंदी कर ली। और एक टाइम आया कि बोला अब तो अली वर्दी से ही भिड़ जाएंगे, मुर्शिद कुली खान से। बोलो बात समझ आएगी नहीं? यहाँ के लोगों से इसने कमाना शुरू कर दिया कि तुम भी टैक्स ना दो, हम तुमको फ्री में देंगे, हमको 2-4 पैसा दे दो। उस पैसे से इसने क्या किया होगा, इसको और स्ट्रेंथन करना शुरू किया, बहुत सारे फोर्ट बनाने शुरू किए। अब आगे की कहानी सुनो। आगे की कहानी इसने क्या किया
कि now after the death of Aurangzeb, मर गया, बंगाल नवाब asserted their power and autonomy and regional powers are doing. अब now औरंगजेब died. औरंगजेब क्या हो गया? औरंगजेब died. After his death, जो उसकी डेथ थी, जानते हो, देयर वाज शाह आलम, द नेक्स्ट मुगल एम्परर. कौन बना? शाह आलम एक कायर राजा था, नेक्स्ट मुगल एम्परर. तो उससे क्या होगा? कुछ होगा? नाउ ये जो इसके सामंत थे, दे अनाउंस्ड देयर ऑटोनॉमी. उन्होंने कहा कोई बैलगाड़ी सोना नहीं जाएगा दिल्ली, अब हम राजा. भाई यहाँ अगर वीक हो जाए तो क्या होगा? बोलो, ये लोग देंगे क्या? तो नाउ मुर्शिद कुली खान अनाउंस, तो मुर्शिद कुली खान ने कह दिया कि हम तुम्हारे अंडर में नहीं हैं. अनाउंस बंगाल, बंगाल को बोल दिया फ्री है, फ्री स्टेट. अच्छा ये बताओ, मुर्शिद कुली खान के बाद कौन राजा बना? क्योंकि अब तक यहाँ भी चीजें बदल गई हैं. नाउ नेक्स्ट किंग कौन? अब सामंत नहीं है, किंग बन गया. तो नेक्स्ट किंग कौन होगा? अली वर्दी खान. अली वर्दी खान. फिर कौन बना? देन फॉलोड बाय, राजा बदलते गए, उन्होंने टैक्स देना ही बंद कर दिया. और फिर कौन बना? बोलो. दैट इज सिराजुद्दौला. यहीं से कहानी में ट्विस्ट है. सिराजुद्दौला. बात समझाया? नवाब के बाद मुर्शिद अली खान के बाद कौन बना? बोलो. अली वर्दी खान. फिर कौन बना? सिराजुद्दौला. ये राजा बने. ये अनाउंस बंगाल फ्री स्टेट. बंगाल को इसने क्या कह दिया? बोला आज ये दिल्ली के अंदर में नहीं है, औरंगजेब का जमाना गया, फ्री स्टेट कर दिया. समझ में आ गई बात? आगे देखो. सिराजुद्दौला का, उसने अपने आप को सिराजुद्दौला announced himself as नवाब ऑफ बंगाल. सिराजुद्दौला ने क्या किया? दौला, ठीक है, was कौन था? नवाब ऑफ बंगाल. और उसका वो कौन था? सेनापति कौन था? हिज मीर जाफर, यानी ये था. ओके, मीर जाफर उसका कौन था? दैट इज मिनिस्टर, सेनापति. ओके. His commander was, उसका कौन कमांडर था? बोलो. His commander was मीर जाफर. अच्छा ये बताओ, इस कंपनी को किसने ड्यूटी फ्री ट्रेड किया था? बोलो, किसने किया था? और उसके बाद किसने फरमान जारी किया था? औरंगजेब ने किया. और औरंगजेब क्या हो गया? मर गया. फरमान की कोई कीमत रह गई नहीं. सिराजुद्दौला कहेगा अब तुमको किस चीज का ट्रेड? गया औरंगजेब, पैसा दो. औरंगजेब ही नहीं रहा और इसको वहां पैसा देना ही नहीं, तो कोई डरेगा?
कहेगा कोई कंपनी को नहीं, तुम पैसा दो। और इसने क्या किया, सिराजुद्दौला रिजेक्टेड ड्यूटी फ्री ट्रेड, सारा कैंसिल कर दिया। राजा था भाई ना, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया बोलो, सिराजुद्दौला कैंसल्ड ऑल कंसेशंस टू कंपनी। इससे क्या होगा बोलो, अब उसे कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी ने भी थोड़े बहुत क्या किए थे, हथियार जमा कर लिए थे। नाउ अब इसने क्या किया, टैक्स लेने के लिए इनके फोर्ट में अपने 30,000 सैनिक भेजे। इनका फोर्ट कहाँ लोकेटेड था, कासिम बाजार में। कहाँ था, कासिम बाजार, कासिम बाजार में। इसके भी थोड़े बहुत सैनिक थे, थोड़े बहुत थे, समझो 100 200 400 थोड़े बहुत झूठ मूठ के रख रखे थे लड़ने झगड़ने के लिए। लेकिन इसने सिराजुद्दौला ने कितने सैनिक इसमें भेज दिए बोलो, 30,000। 30,000। बोला इनका किला इला तोड़ो और सब सामान निकलवा। 30,000 सैनिक। कंपनी ने क्या किया, इसको पकड़ा, मीर जाफर के कंधे पे हाथ रखा, सुनो तुमको राजा बना देंगे, अब तुम सिर्फ इतना कहना, ये जो 30,000 सैनिक हैं, ये सिराजुद्दौला कहेगा आक्रमण करो तो तुम घूम जाना, बोला इन पे आक्रमण करो, अब नहीं राजा पे करवा देना, तुमको राजा बना दें। 500 सैनिक लेके ऐसा बोल रहा है। इसके पास ज्यादा आदमी भी नहीं है, नहीं तो मीर जाफर की तो बड़ी पोजीशन थी, लेकिन मीर जाफर लालच में आ गया, वो देश का गद्दार। नहीं तो बाहरी व्यक्ति को क्यों इस तरीके से वो करता, समझ में आई बात की नहीं। सो अब जरा देखो, मीर जाफर एक कायर व्यक्ति था जिसने कभी युद्ध लड़ा ही नहीं। He was a coward and has never fought any battle. वो उसके बहकावे में आ गया। नाउ कंपनी ने क्या किया बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी शेक हैंड किसके साथ हाथ मिला दिया, विद मीर जाफर सीक्रेटली। किसी को पता ही नहीं चला मीर जाफर उनकी ओर है, सीक्रेटली, ठीक है। जो अब क्या हुआ, सिराजुद्दौला सेंड, कितने लोगों को इसने भेजा होगा, सो सिराजुद्दौला सेंड 30,000 soldiers अंडर मीर जाफर। किसके लिए भेजा, टू कासिम बाजार फैक्ट्री। कासिम बाजार की फैक्ट्री भेज दिया, कंपनी की फैक्ट्री थी। मीर जाफर हैज नॉट गिवन एनी ऑर्डर, ऑर्डर ही नहीं दिया, तो क्या होगा, सिराजुद्दौला देखता रह गया, हैज नॉट ऑर्डर, ऑर्डर नहीं दिया, नॉट ऑर्डर टू सोल्जर टू फाइट। फिर उससे क्या हुआ, मीर जाफर आगे बढ़ा और उसने सिराजुद्दौला के हाथ में हथकड़ी डाली, बोला सेना मेरी है, बोलो कुछ कर पाओगे, सेना तो सेनापति को माने। सिराजुद्दौला को पकड़ा और ले जाके कंपनी को दे दिया, लो और राजा बनाओ मुझे, ऐसे सिराजुद्दौला, ठीक है। क्या हुआ, दिस बैटल वाज कॉल्ड बैटल ऑफ पलासी, जो कभी लड़ाई नहीं गया, एक ऐसा युद्ध है जो लड़ाई नहीं गया। दिस बैटल, इस बैटल को क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड बैटल ऑफ पलासी। ये अंग्रेजों का भारत में पहला युद्ध था।
जिसको अंग्रेजों ने अपनी टैक्टिस से जीत लिया। इन विच कंपनी वन एंड नवाब ऑफ बंगाल डिफीटेड। इसका रिजल्ट क्या रहा? कंपनी जीत गई एंड नवाब ऑफ बंगाल डिफीटेड। नाउ मीर जाफर को क्या बनाया गया होगा बोलो? किंग। अब जरा देखो, ये जो सारी टैक्टिस थी कि भारत में ये देखो रॉबर्ट क्लाइव, ये गवर्नर ऑफ मद्रास था। ये सारी चालें यही चलता है। मद्रास का था, मद्रास यहाँ है, यहाँ चलता था। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये सारी चालें चलता था। ओके, अब आगे की बात देखिए। ये लिखा है कि जब वहां से 30,000 सैनिक चले तो रॉबर्ट क्लाइव ने पानी के जरिए यहां से भेज दिए कितने टन शिप। टन शिप में यहाँ पे कंपनी के बहुत सारे सैनिक थे, लेकिन जब तूफान की तरह सैनिकों को आते हुए देखा, मंगल पांडे पिक्चर देखी है, कैसे समुद्र से उनके बड़े बड़े जहाज पाल लगे हुए। उतने जहाज बड़े कभी देखे ही नहीं इंडिया वालों ने। तो इंडिया वाले उस समय वो भी डर गए, थोड़ा सा उसका वो बन गया। नहीं तो 500 सैनिक से तो नहीं डरने वाला था, लेकिन जब उसने देखा इतने लोग, उसने सपोर्ट किया। किसने सपोर्ट किया? यहाँ कौन था वो लोग? गवर्नर, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर। उसकी फोटो बनी हुई है, रॉबर्ट क्लाइव। कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। कहाँ पर था? मद्रास, जो अभी क्या कहलाता है? चेन्नई। ये देखो, ये देखो रॉबर्ट क्लाइव है, ये मद्रास में था। और इसने क्या किया बताओ? नवल फ्लीट्स को भेज दिया। नवल फ्लीट जीत गई, सिचुएशन पलट गई, इससे भेज दिया यहाँ से फ्लीट को। ठीक है, अभी वीडियो दिखा देंगे तुमको। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? आगे की बात देखो, इस युद्ध में क्या हुआ होगा? इसी जगह यहाँ दिखाया जा रहा है, देखो सिराजुद्दौला, यही हार है। सही है, तो ये हार गया। ऊपर क्या दिखाया जा रहा है ये बताओ? ऊपर क्या दिखाया जा रहा है? कौन सा चित्र? ये चित्र ये दिखाया गया है कि सेंट्रल कोर्ट रूम ईस्ट इंडिया कंपनी का ऊपर से कांच लगा हुआ है, रोशनी यहाँ निकल। ये कहाँ का बताइए? दैट इज कोर्ट रूम। कोर्ट रूम है, ये ब्रिटेन का है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन का है। तो वहाँ दिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी बैठकें कर रही है। ओके, आगे की बात देखो। अच्छा, जब ये युद्ध समाप्त हो गया, बोलो अगला नवाब कौन बनने वाला? मीर जाफर। यस, नाउ मीर जाफर वाज मेड न्यू नवाब। कंपनी ने कह दिया तुम हमारे नवाब हो। जब मैं उधर कहूँ सर तो उधर ही ला लेना, इधर कहूँ तो इधर, ऊपर जैसे कहूँगा वैसे करोगे। गलत सर हिला तो काट दिया जाए। बोला तुम मेरे पपेट हो, मेरी कठपुतली, जैसे कहूँगा। जरा भी गड़बड़ की तुमको उतार देंगे, धक्के दे के उतारेंगे। पहले तो जरा सम्मान भी था, अब वो सम्मान भी चला गया। नाउ मीर जाफर was made new Nawab of Bengal. Actually he was puppet. वो किसका puppet हो गया? He was puppet of British या East India Company. लेकिन क्या मीर जाफर ने गद्दारी इसीलिए की थी कि वो पपेट बन जाए? वो तो सोच रहा था उसको शक्तियां मिलेंगी। थोड़े दिनों बाद मीर जाफर को सब पसंद नहीं, बोला ये कैसी जिंदगी है। उसने कहा कंपनी से निकल जाओ यहाँ से। दरबार में कंपनी आके बैठती अलग से उसका। मीर जाफर ने जब ऐसा किया तो कंपनी ने इसी को उतार दिया, बोला तुम भी नहीं रहोगे, मीर कासिम हमारा नया पपेट।
इसको उतार दिया भाई, तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें क्यों रखेंगे, उतार दिया इसको। तो अब मीर जाफर को पसंद नहीं आ रहा था कंपनी जिस हिसाब से वो करती थी ना, दैट नाउ आगे देखिए, डिपोज कर दिया। ही वॉज, मीर जाफर क्या करता था बोलिए, डू डिड नॉट ओबेड कंपनी रूल्स, वो नहीं मानता था कंपनी रूल, तो कंपनी को अच्छा लगेगा। सो कंपनी रिमूव्ड मीर जाफर, और किसको ले आई, मीर कासिम। मीर जाफर, अब जरा देखिए कि ये देखो, एंड मेड नवाब, किसे बना दिया बोलो, मीर कासिम। क्या मीर कासिम कंपनी का पपेट रहना पसंद करेगा, वो भी नहीं पसंद, कह रहा ये तो बड़ी मुश्किल है, लेफ्ट कहो तो लेफ्ट घुमा दो, राइट कहो तो, अपमान होता है ना। एक राजा अगर इस तरीके से पपेट रहेगा, मीर कासिम ने कहा देखो हम भी तुम्हारी बात नहीं मानते। तो अब इसने फिर से मीर जाफर को पकड़ा कंपनी में, बोला अच्छा हम तुमको फिर से राजा बना देंगे, लेकिन फिर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। और उस युद्ध को कहा जाता है बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। अगला युद्ध कौन सा हुआ, बक्सर। उस समय ऐसे आज के समय में बिहार में बक्सर, लेकिन उस समय बंगाल बहुत बड़ा था, बक्सर तो बिहार में आता है, लेकिन उस समय बक्सर किसके अंदर में आता था, बंगाल के अंदर में, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, मीर कासिम was also disobeying कंपनी। तो इन बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच युद्ध हुआ बोलो, मीर जाफर किसकी तरफ था, विद कंपनी। और इसके साथ किसका युद्ध हुआ, मीर कासिम के साथ हुआ। ये नवाब था, ये तो नवाब नहीं था, लेकिन ये तो नवाब था। मीर कासिम डिफीटेड, और उसके बाद किल्ड, उसको मार दिया गया। और मीर जाफर वाज अगेन मेड द नवाब ऑफ बंगाल। बोलो बात समझ आ गया। मीर कासिम डिसोबेड, मीर कासिम ने क्या किया, डिसोबेड कंपनी। तो कंपनी ने कहा भाई ऐसे हटाने चलेगा नहीं, लोग मानते नहीं, डराना जरूरी है। सो इन बैटल ऑफ बक्सर विद हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प के साथ कंपनी ने ये काम किया, विद हेल्प ऑफ मीर जाफर, कंपनी डिफीटेड, इसको डिफीट कर दिया। मीर, कंपनी की सेना लड़ती नहीं थी, मीर जाफर की सेना को आगे कर दी, बोले तुम आगे चलो हम पीछे आ रहे हैं, अपना एक भी सैनिक नहीं मरवा। समझ आ रही बात की नहीं कि क्या होता था। आगे देखो ना, ये सारा काम हो गया। बैटल ऑफ बक्सर तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, मीर जाफर से कहा हम तुम्हारे काम में ज्यादा दखल नहीं देंगे, तुमको राजा बना दिया, तुम हमको 5 लाख रुपए महीने देना। क्या लिखा, देखो बुक में लिखा है, उसको बोल दिया कि तुम, जाफर वाली कहानी आई, लिखा तो 5 लाख रुपए। तो उसने बोला कि अब हम तुम्हारे में दखल नहीं देंगे, तुमको दखल नहीं अच्छा लगता था ना, इंटरव्यू नहीं करेंगे। हाउएवर यू हैव टू पे, कितना देना पड़ेगा, 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। देखो तुमको राजा बना रहे, वो
ठीक है, उसने बोला हम इतना तो कर देंगे, हम आपको 5 लाख रुपए दे देंगे। अब आगे का देखो। लो। कुछ कॉपीज आप लोगों को दे रहे हैं। इट इज ओके। इसमें 2 बच्चे हैं। ये रंजना कौन है? रंजना के नाम से कौन है? दोस्तों अलग है। रंजना के नाम से बेटा कौन है? सर कौस्तुभ। अच्छा, और एक और कौस्तुभ के नाम से कौन है? सर पता नहीं कौन है ये सर, मैंने तो किया नहीं है। ठीक है। और डी के नाम से कौन है? दिव्यांश। सर मैं दिव्यांश। पिंटू के नाम से कौन है? सर श्रेया। ओके। अपनी तरफ से कोई मैसेज मत लिखो, जो इसमें पढ़ाई जा रही बस सिंपली पढ़ाई करिए, ठीक है? अदरवाइज रिमूव कर देंगे। चलिए। Now, आगे देखो, एग्जाम्पल नंबर 3। श्रेया कब आ रही है छुट्टी से वापस? सर 2 तारीख को ट्रेन है। ओके। नाउ गिवन क्या है? ओपी, ओक्यू, ओपी, ओक्यू, ओआर, ओएस, OR and OS. These are the 4 rays originating from O. OP, OQ, OR and OS are 4 rays, 4 rays. आपको प्रूव करना है, to prove that is POQ, ये वाला एंगल, QOR, ये वाला एंगल, SOR, ये वाला एंगल, और POS, ये वाला एंगल। इन चारों का सम कितना है? POQ, QOR, ROS प्लस SOP, इट इज 360 डिग्री। प्रूफ देखिए। तो प्रूफ करने के लिए हमको एक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? एक्सटेंड QO, QO को बढ़ाओ और बढ़ाते हुए T तक ले जाओ। एक्सटेंड QO अप टू T। बात समझ आ गई? इसको बढ़ा दिया, T तक ले गए। अब ये मुझे बात बताओ कि ये वाला एंगल, ये और ये साची, इन दोनों का सम क्या होगा और क्या होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। दैट इज एंगल POT और प्लस POQ। ये 180 क्यों होगा? लीनियर पेयर। ठीक है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। एक और बात बताओ कि ये और इसको एक मान लो, तो इन दोनों का सम क्या होगा? ये भी 180। दैट इज TOS और प्लस SOQ, इट इज 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर है, लेकिन SOQ कौन कौन से 2 एंगल का सम है? एक SOR और एक QOR।
ठीक है, तो TOS और इसकी जगह दो एंगल लिखेंगे, एक ROS और एक QOR, दैट इज 180 डिग्री। अब हमारे पास दो इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो। समझ में आया? पहले ये लिखा और ये एंगल लिखा, फिर इसके दोनों भी लिख लिए, इसी को दोनों लिखा। इतनी बात समझाएंगे? फिर से बता दें। बोलो।